पिछले दिन के क्लास में हम लोगों ने चर्चा में रखा कि भारत में खास करके डेमोक्रेसी को चलाने के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसमें कार्यपालिका के अगर अंतर्गत हम लोग जाएं तो सामान्य तौर पर अवधारणा यह है कि कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में है। आर्टिकल वाइज अगर देखेंगे तो 52 से 78 के बीच में इसकी विवरण दी गई है। और कार्यपालिका के अंतर्गत जो मूल तत्व हम लोगों को अध्ययन करने हैं संविधान के अकॉर्डिंग, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायपालिका, ये मूल रूप से 5 तत्वों से मिलकर के कार्यपालिका आकार लेती है। हमने पिछले क्लास में चर्चा में भी रखा कि जहां जहां भी केंद्रीय कार्यपालिका का गठन होता है या सरकारों का गठन होता है, उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग रूपों में है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है जिसको भारत ने अडॉप्ट किया है। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। इसी प्रकार चाइना और रसिया जैसे देशों में साम्यवादी एक पार्टी तानाशाही सर्वहारी व्यवस्था का गठन किया गया है। सर्वहारा का तानाशाही चलता है। इसके अलावा हमने नाजीवाद, फांसीवाद, एक व्यक्ति की सरकार के तौर पर भी चीजों को देखा है। तो किस सरकार में क्या अंतर था, किस सरकार की चुनाव प्रणाली क्या होती है, ठीक है, सरकार गठन की प्रक्रिया क्या होती है। तो व्यवस्था से जुड़े जो टर्म थे उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया है कि साम्यवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, लोकतंत्रवाद, लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो भी बातें हैं हम लोगों ने चर्चा में रखा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो पाठ्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाने जाएंगे वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लेकर के हमारे देश में अलग अलग विचार और अलग अलग अवधारणाएं शुरू से ही विकसित रही हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय प्रणाली में अगर राष्ट्रपति का इतिहास पढ़ना हो तो इस पद पर पहले व्यक्ति जो विराजमान हुए वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखा जाए तो 12 वर्षों तक बतौर राष्ट्रपति का कार्यकाल निभाए हैं। इनके बाद जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और इधर स्क्रीन में रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। अभी एग्जाम में एक बड़ा छोटे एग्जाम के लिए विशेषकर ये टर्म बड़ा लोकप्रिय है कि क्रम के दृष्टिकोण से और व्यक्ति के दृष्टिकोण से द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग आए, राष्ट्रपति के लिए संविधान में क्या प्रोविजन है, क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबड़ स्टाम्प है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति के रबड़ स्टाम्प की अवधारणा को सबसे मजबूती से अगर कोई खंडन करता है तो एक आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया है उसका पालन कैसे होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कौन कौन से अधिकार, कर्तव्य एवं शक्तियां दी गई हैं। कुछ शक्तियां उसके पास ऐसी हैं जो संवैधानिक तरीके से प्रयोग में लाता है, तो कुछ शक्तियां उसके पास ऐसी भी हैं जो विवेकाधीन तरीके से प्रयोग में लाता है। इसके पहले राष्ट्रपति का अध्ययन हम एक आर्टिकल वाइज स्टार्ट करें, उसके पहले आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पर कुछ लोगों से जो राष्ट्रपति आ गए हैं तो उनका एक छोटा सा परिचय दें ताकि ये समझे कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले लोग किस आइडियोलॉजी, किस विचारधारा और किस बैकग्राउंड एवं पृष्ठभूमि से जुड़े हुए रहे हैं और भारत की राजनीति में उनका क्या महत्व रहा है। इस कड़ी में अगर पहला नाम आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत में अगर परिचय कराया जाए तो एक बेस्ट स्कॉलर है। इन्होंने जब अपनी कॉपियां लिखी एग्जामिनेशन हॉल में
तो इनके ऊपर एक टीचर कमेंट करता है कि स्टूडेंट जो है वो गुरु जी से ज्यादा तेज है, बेटर देन एग्जामिनर। जो एग्जामिन कर रहा है उससे बेहतर कौन है? स्टूडेंट है। तो अत्यंत मेधावी व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार जो चीजें पढ़ लेते हैं वे कभी भूलते नहीं थे। यहां तक कि संविधान की मूल प्रति भी इन्होंने अपने से लिख दी, एक बार ऐसा समय आया तो इनके बारे में कई प्रकार की चीजें हम। दूसरा, इनका गांधी जी के साथ नाम तो जुड़ा ही हुआ है, विचारधारा के बड़े अडिग व्यक्ति थे। समय समय पर गांधी जी का कुछ लोगों ने साथ छोड़ा, लेकिन जो लोग शुरू से अंत तक महात्मा गांधी को और उनके विचारों को पकड़े हुए रहे, उनमें एक नाम डॉक्टर प्रसाद का भी आता है। ये अपने सादगी के लिए प्रसिद्ध है। कभी आप इनको ताम झाम के कपड़े में या उस शैली में नहीं देख सकते हैं। यानी व्यक्तित्व सीधा साधा, सादगी चारित्र की विशेषता है, टैलेंट इनका अपना प्रतिभा से जुड़ा हुआ बात है, ठीक है। और कई पदों पर काम करने का अनुभव भी रखते थे। भारत में जो संविधान सभा भी बनी थी, उस संविधान सभा में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही निर्माण करने में। ये तो इन्हें भी भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। ज्यादा टाइम इस पर न देंगे हम अभी, क्योंकि इसको लास्ट में भी हमें पॉइंट वाइज नोट कराना है। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी कई पहचान है। काशी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन पहचान यही है कि ये महत्वपूर्ण शिक्षाविद है, ठीक है। विदेश में राजदूत के रूप में सेवा किए, विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, कई पुस्तकों का प्रकाशन किए, दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े जानकार थे। आजादी के बाद पहली बार भारत में शिक्षा का रोड मैप क्या हो, जिसको तैयार करने के लिए राधा कृष्णन कमीशन ही गठित की गई थी। कई उपलब्धियां इनके नाम जुड़ी हुई हैं। तीसरा नाम जाकिर, ये भी विद्वान व्यक्ति हैं, बेस्ट स्कॉलर में गिने जाते हैं, ठीक है। और इनका भी पहली बार इनके बारे में कह सकते हैं कि ये गवर्नर के पोस्ट पर रहते हुए राष्ट्रपति चुने गए। महात्मा गांधी का जो बेसिक एजुकेशन थ्योरी थी, जिसको नई तालीम भी लोग कहते थे, ठीक है, बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत, उसको तैयार करने में जाकिर हुसैन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी शुरू के जो 3 राष्ट्रपति हैं, तीनों की शिक्षा क्षेत्र से गहरी अनुभूति है और गहरी पकड़ भी। चौथे नंबर पर हम जब आएंगे तो वेंकट वराहगिरी, इनके बारे में लोग कहा जाता है विदेश में भी राजदूत रहे, लेकिन इनकी पहचान भारत की राजनीति में जो है वो इसलिए की जाती है क्योंकि इन्होंने मजदूर नेता के तौर पर अपनी जगह बनाई, ठीक है। भारत में पहली बार एक मजदूर यूनियन का निकला हुआ लड़का राष्ट्रपति के पद पर गया, इसलिए इनकी ख्याति है। इन्हीं के पीरियड में भारत पहली परमाणु परीक्षण किया था, इस्माइल बुद्धा, ठीक है। तो कई कीर्तिमान इनके नाम भी जुड़े हुए हैं। अगला नाम फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जल सिंह। ये तीनों व्यक्ति आपको फिर यहीं से राजनीति अपनी दिशा बदलने लग जाएगी और राष्ट्रपति का पद भी एक पॉलिटिकल एजेंडे में आना चालू हो जाएगा। तीनों के बैकग्राउंड को अगर कायदे से हम लोग चेक करेंगे तो हमको एक ही चीज दिखाई देगा, तीनों ही पॉलिटिशियन है, ठीक है। यानी अगर बात हम लोग फखरुद्दीन अली अहमद का करें तो फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार में सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक, कंपनी मामले जैसे कई मंत्रालयों को चलाने का अनुभव रखते थे। ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, लेकिन इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा चर्चा में तब रहा कि सबसे अधिक अध्यादेश जारी करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा अध्यादेश अगर किसी राष्ट्रपति ने जारी किए तो ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। आगे अगर बढ़े तो अगला नाम नीलम संजीव रेड्डी का आता है। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी कहा जाता है कि ये आंध्र प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री काम कर चुके थे, ठीक है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका भी था। और दूसरा चीज कि ये अपने पीरियड में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति जब बने थे तो इनकी उम्र 64 वर्ष थी, ठीक है। तो अपने पीरियड की
ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट में आते हैं। इसी प्रकार हम लोग अगर और आगे बढ़े तो नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह पर आइए। ये भी सरकार में आने के पहले, मतलब राष्ट्रपति बनने के पहले पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके थे और केंद्र सरकार में गृह मंत्री के तौर पर काम कर चुके थे। इन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, मतलब सरकार के द्वारा एक पारित बिल को मंजूरी नहीं दी। ये भी नहीं कहा कि मंजूरी नहीं देंगे, लेकिन पूरे कार्यकाल तक मंजूरी नहीं दी। तो पॉकेट वीटो के इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं, इसीलिए चर्चा के केंद्र में रहे। यहां से आगे बढ़िए तो रामास्वामी वेंकटरमन अगला नाम है। इनके बारे में भी कहा जाता है कि केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे, वित्त मंत्री का काम दिखे, ठीक है। लेकिन ये भी बातें हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे और स्वतंत्रता सेनानी के पीढ़ी में इनका नाम अलग दर्ज है, जो इतने बाद में आकर के राष्ट्रपति के रूप में काम किए। अगला नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। देखिए अगर इनके बैकग्राउंड में जाएं तो ये भी पहले संचार मंत्री एक तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा पंजाब, आंध्रा और महाराष्ट्र तीन स्टेट के गवर्नर का पद संभाल चुके हैं। लेकिन इससे भी अच्छी बात है कि ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। भारत में जब गठबंधन की राजनीति चरम पर थी, ठीक है, उस दौर में राष्ट्रपति रहे। इनके समय में नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड है कि 5 साल के कार्यकाल के लिए कोई राष्ट्रपति बने और 5 साल के कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री के साथ काम करे, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर के.आर. नारायणन, ये भी एक अच्छे शिक्षाविद हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। लेकिन इनके क्रेडिट में जाता है कि भारत में पहली बार दलित समाज का नेतृत्व करते हैं और दलित समाज से आके प्रेसिडेंट पद पर जाने वाले के.आर. नारायणन के बाद अगर बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति के पद पर जिन लोगों ने रहते हुए महान महान उपलब्धियां अर्जित की हैं, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, रामास्वामी वेंकटरमन, उस पीढ़ी में एक नाम एपीजे अब्दुल कलाम का। ये पहली बार है जो साइंस के सेक्टर से बतौर वैज्ञानिक फेमस नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जैसे नामों से जाने जाने वाला व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद पर बैठा। लेकिन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इन्होंने 2 कामों के लिए बहुत फेमस हुए। पहले बच्चों से आकर्षण और अच्छी अच्छी पुस्तकों को लिखना, जो आज भी भारत के बच्चों को इंस्पायर करता है। दूसरी चीजें कि उस पद पर रहते हुए इन्होंने हरित क्रांति, जो द्वितीय फेज की हरित क्रांति है, उसको आगे बढ़ाया। जनसंख्या पर थिंकिंग को चेंज किया कि भारत की जनसंख्या भारत के ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि भारत की जनसंख्या भारत का एक बहुत बड़ा एसेट्स है, ठीक है। तो ये सब मतलब मौलिक चेंज लाए रहते हुए वहां पर। 1-2 बार पॉकेट वीटो के लिए इन्होंने भी बिल को रिटर्न किया, लेकिन बाद में विवाद से बचे, तो इनके बारे में तो कहना ही नहीं है। अगला नाम अगर देखिएगा प्रतिभा पाटिल, इनके खाते में महाराष्ट्र की राजनीति से बिलोंग करती हैं, राज्यपाल भी थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। प्रतिभा पाटिल के बाद अगले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं, बंगाल से थे, कई इंदिरा गांधी के समय से चर्चित में थे। लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी को पूर्वी पाकिस्तान तोड़ करके बांग्लादेश बनाने का सबसे पहली बार सुझाव प्रणब मुखर्जी ने ही दिया, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में अगर कोई राजनीतिज्ञ जो इस बात को सोचा कि पाकिस्तान को 2 भागों में डिवाइड करके पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया जाए, ये आइडिया सबसे पहले प्रणब मुखर्जी के माइंड में आई थी और उन्होंने इसे एक यूथ कांग्रेस में इंदिरा गांधी के साथ साझा किया था। तो उनसे भी जुड़ी ये जानकारियां हैं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी के बाद अगला नाम आता है रामनाथ कोविंद।
ये भारतीय समाज से दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं और अभी इनकी जो स्थिति है जिस चलते चर्चा में बहुत ज्यादा बने हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके चेयरपर्सन है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया है। अभी तक सिख राष्ट्रपति मिले, मुस्लिम राष्ट्रपति मिले, दलित राष्ट्रपति मिले, महिला राष्ट्रपति मिले। राष्ट्रपति के क्रम में अगर राष्ट्रपति भारत की सर्व समाज की भागीदारी को अगर प्रतिनिधित्व करता है तो इस क्रम में अगर एक वर्ग की भागीदारी अछूती थी तो ट्राइबल कम्युनिटी। वर्तमान समय में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रही हैं, ये दलित समाज के साथ साथ मतलब दलित समाज के बजाय जनजातीय समाज से आती है, ठीक है, पिछड़े वर्ग के समाज में ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। झारखंड से उनका और गहरा रिश्ता है क्योंकि उन्होंने बतौर गवर्नर यहाँ काम किया। उड़ीसा उनकी कर्मभूमि है, ठीक है, और महिला भी हैं और राष्ट्रपति भी। उनको राष्ट्रपति बनाने का फल बीजेपी को भी प्राप्त हुआ और 25 सालों के बाद पहली बार उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी पूर्ण सत्ता में, ठीक है। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक फायदे का सौदा समकालीन जो राष्ट्रीय दल थे उनके लिए साबित हुआ। तो ये हमारे राष्ट्रपति की सीरीज है जो 2027 तक चल रही है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति के कार्य को संविधान ने किस प्रकार से स्थापित किया है। तो अब मेरे साथ आप लोग भी कलम उठाइए और छोटी छोटी बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे आगे जाना है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, इसको अनुच्छेद वाइज चलो। अनुच्छेद 52 क्या कहता है जी? इसमें प्रोविजन है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है जी? एवं यह भारत का प्रथम नागरिक होगा। मतलब भारत में जब जनसंख्या रजिस्ट्रार चढ़ता है जी तो उस जनसंख्या रजिस्टर में पहले नागरिक के तौर पर किस व्यक्ति का नाम दर्ज होता है? ठीक है। और प्रथम महिला नागरिक के तौर पर किसका नाम दर्ज होता है? उनकी पत्नी का। तो प्रतिभा पाटिल के मामले में प्रथम महिला कौन होंगी? अभी के तिथि में भारत का प्रथम पुरुष नागरिक कौन है? ऐसा तो संविधान ने लिखा नहीं है। संविधान में तो कहीं ये नहीं है कि अगर राष्ट्रपति महिला हो तो भारत का प्रथम पुरुष नागरिक उपराष्ट्रपति होगा। इसका उत्तर सोच के दो। या वह पद खाली रहेगा? रिक्त रहेगा। चलिए अब आगे बढ़िए। अनुच्छेद 53 संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति
में होगी। राष्ट्रपति इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। यही जो 2 लाइन का वर्ड है जी, वो एक क्वेश्चन खड़ा करता है, क्या भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख रबड़ स्टाम्प है? बताइए। ठीक है, क्वेश्चन उठता है। तो देखो कहता क्या है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये वर्ड बड़ा अलग है, निहित होगी। फिर कहता है कि राष्ट्रपति के पास ताकत तो है, लेकिन राष्ट्रपति शासक सत्ता का प्रयोग किसके माध्यम से करेगा? मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। इसके एक और आगे जाएंगे तो इसमें बोलेंगे मंत्रिपरिषद के गठन के क्रम में वह सर्वप्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर उसकी सहयोग से चाहे उसकी अनुशंसा पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये 3 लाइन के सीरीज को जोड़ दें तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति है, लेकिन प्रयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करेगी, यानी वास्तविक पावर प्रधानमंत्री के पास ट्रांसफर हो गया। तो हमारे देश में कहावत चल पड़ी, ठीक है, कि राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होगा, लेकिन पावर उसके हाथ में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जी, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन कब? जब उसे बहुमत प्राप्त दल का नेता माना जाए। फिर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन कब? जब पीएम कहेगा तब। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, कब? जब पीएम कहेगा तब। राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करेगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, लेकिन कब? जब पीएम कहेगा तब। यह हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेगा, कब? जब सरकार सिफारिश करेगी तब। ठीक है, यह चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करेगा, लेकिन कब? जब पीएम कहेगा तब। यह यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करेगा, लेकिन कब? जब पीएम कहेगा तब। यह एससी एसटी ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष पे अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन कब? जब पीएम कहेगा तब। तो जब सब उसको कोई काम तो अपना बुद्धि से करना नहीं है, कहीं वो संविधान से बंधा हुआ है, कहीं पर वो पीएम का अधीन बंधा हुआ है, कहीं पर वो मंत्रिपरिषद का अधीन बंधा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कॉलेजियम के सिस्टम के थ्रू बंधा हुआ है, तो इसका असली पावर क्या है? 0/0 ही नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास। तो लोग बोलते हैं कि क्या भारत का प्रधान राष्ट्रपति एक रबड़ स्टाम्प है? क्या भारत का प्रधानमंत्री के इच्छा पर राष्ट्रपति निर्भर है या वह नाम मात्र का प्रमुख है? ये डिबेट आता है। ये मुख्य परीक्षा का यहां से सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा कब? जब आप पूरा इस सिस्टम को पढ़ लीजिएगा तब, ठीक ना? तो 52 की स्थिति क्या है? 2 ही जगह निहित वर्ड का इंपॉर्टेंस है। पहली बात तब इंपॉर्टेंस है
जब आप ये देखते हो कि क्या बता रहे थे, एक बार बोलो। हाँ, एक जगह और है, आर्टिकल 19(1)(a), जब हम प्रेस की आजादी की बात कर रहे थे कि समाचार पत्रों को जो अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है, आर्टिकल वगैरह लिखने, वो किससे मिली है? तो 19(1)(a) में भी यही लिखा हुआ है कि प्रेस की आजादी अभिव्यक्ति की आजादी में निहित है ये। और यहां फिर हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो है निहित। चलिए आगे बढ़ते हैं और संविधान के अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। आर्टिकल 54, 52, 53 से निकले, अब बात किसकी होगी? 54 की। देखो, जब हम 54 की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? 54 का सब्जेक्ट है राष्ट्रपति का चुनाव। अब देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण है अकॉर्डिंग टू 54। वैसे तो 54 में जो प्रोविजन है उसमें पहली बात यह आएगी कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जरा एक क्लियर किया जाए कि योग्यता क्या होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी, राष्ट्रपति का चुनाव चयनकर्ता क्या कौन होगा, ठीक ना? तो चयनकर्ता को हम लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करेगा। कौन करेगा? निर्वाचक मंडल करेगा। और तीसरा, ठीक है, वो होता है कि चुनाव प्रक्रिया क्या होगी। राष्ट्रपति के चुनाव में ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। और यह एक हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म शुरू होता है। तीनों चीजों पर हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अब देखो, योग्यता में अगर हम लोग जाते हैं तो इसके पीछे कुछ क्लाउज हैं। पहला प्रोविजन ये कहता है कि भारत का वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जी जो कम से कम भारत का नागरिक हो, पहला कंडीशन। सेकेंड, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, इससे कम में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। प्रोविजन नंबर 3 जो इसमें किया गया है, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 4, ठीक है, लाभ के पद पर न हो। समझ गया चीजों को? मतलब कुछ इसके लिए शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। शर्त नंबर 2, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। शर्त नंबर 3, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो भी अर्हता दी गई है वो अर्हता को फुलफिल करता हो। और 4, लाभ के पद पर। अब देखो, जो लाभ का पद है ना, ये भी अपने आप में बड़ा चर्चा का विषय होता है। संविधान के अंतर्गत लाभ का पद का जो मूल व्याख्या किया गया है वो अनुच्छेद 102 का सब्जेक्ट है।
किसका सब्जेक्ट है? अनुच्छेद 102 का सब्जेक्ट है। देखो लाभ के पद पर अगर हम जाएं तो एक हमें पूरी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन लाभ के पद में दो चीजें आती हैं, कौन शामिल है, कौन शामिल है, और दूसरा लाभ के पद में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, देखो अगर आप सीएम हो, मंत्री हो, राज्यपाल हो, उपराष्ट्रपति हो, मंत्री केंद्र या राज्य कहीं भी हो, ठीक है, इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जैसे महामहिम द्रौपदी मुर्मू झारखंड की गवर्नर थी, तो इस पद पर रहते हुए वे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते थे, उनके लिए क्या था, ये इजाजत था। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई केंद्र में प्रणब मुखर्जी मंत्री थे तो रहते हुए पद पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। समझ गए चीजों को? तो इसमें कौन शामिल नहीं है, इसके अलावा अन्य सभी पद जो उधर लिख दिए, उसके अलावा आप ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, कोई भी व्यक्ति हैं, तो आपको लाभ के पद के दायरे में रखा जाएगा। वहां से पहले आपको रिजाइन देना पड़ेगा, रिजिग्नेशन लेटर होगा, उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, तब उसके बाद आप आगे चल के क्या कर सकते हैं, ठीक है, भाग ले सकते हैं। यहां जहां तक बात है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करेगा ही नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री भी अपने आप में क्या होता है, एक मंत्री पद होता है, तो भी इसके दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो शामिल है, बट ऐसा एग्जाम्पल नहीं होने वाला है। अब आगे बात ये उठता है हम लोगों के पास से कि ये तो हो गया कि राष्ट्रपति के लिए लाभ के पद की कौन शामिल है और कौन शामिल। छोटी सी एक कहानी तुम लोग को सुना रहे हैं लाभ के पद के ऊपर, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लाभ के पद की विस्तृत व्याख्या का भारत को अपॉर्चुनिटी कब मिला? 2000 के बाद ही से 1950 में संविधान लागू हुआ से 2000 तक कभी भी लाभ के पद को लेकर देश में बहुत ज्यादा चर्चा और व्याख्या नहीं हुई। इस व्याख्या की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक समय जब मुलायम सिंह यादव की सरकार होती थी तो अमर सिंह बड़े मुखिया हुआ करते थे, और जब अमर सिंह बड़े मुखिया हुआ करते थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के सरकार के साथ कई प्रकार के फिल्मी सितारों और उद्योगपतियों का नाम जोड़ा। इन्हीं में से अमिताभ बच्चन भी उनसे संपर्क में थे, और अमिताभ बच्चन की वाइफ नाम क्या है, जया बच्चन, उन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास सोसाइटी का चेयरमैन बनाया। बाद में सरकार ने डिसीजन लिया कि वो जया बच्चन को राज्यसभा में अपनी ओर से मेंबर बना करके भेजेंगे। लेकिन जब जया बच्चन का चुनाव हुआ तो इनके जो अपोनेंट कैंडिडेट थे उन्होंने जया बच्चन के निर्वाचन को चुनौती दी और चुनाव आयोग के पास एक कंप्लेन रजिस्टर कराया कि जब जया बच्चन चुनाव लड़ रही थी तो लाभ के पद पर विराजमान थी, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया। राज्यसभा का मेंबर को निर्वाचन को रद्द करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति चुनाव आयोग पर निर्भर है। जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हाँ, ये फिल्म विकास सोसाइटी के चेयरमैन पद पर थी, इसे लाभ का पद माना जाए, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जानी। जया बच्चन की सदस्यता रद्द क्या हुई, पूरे देश में भूचाल आ गया।
फिर तो सभी लोग एक दूसरे को देखने में लग गए कि कौन कौन व्यक्ति इलेक्शन लड़ने के समय समय पर कहां कहां किस किस पद पर था। पूरे देश में हाहाकार मच गया। पता चला कि उसमें सोनिया गांधी के निर्वाचन पर भी खतरा है, क्योंकि वो भी एक पद धारण की थी, सलाहकार परिषद का, राज्य सलाहकार परिषद का। विपक्ष के नेता अरुण जेटली DDCA के चेयरमैन थे, जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है। खुद लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी भी उत्तर पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय के मानद पद पर विराजमान थे। तो हुआ कि तो कहां से वो रोग निकल गया। इस रोग में तो पूरी गंगा ही बहने वाली है, पक्ष की विपक्ष की सबकी। तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई बन गए और इन लोगों ने मिलकर एक कानून बनाया कि ऐसा करो जी कि जो हम लोग 50-100 आदमी हैं, ये 50-100 आदमी का लिस्ट में नाम डालो और संविधान में संशोधन कर दो कि इस पद को लाभ का पद मत समझिए, और ऐसा करो कि बाद में कोर्ट इस पर दखल न दे। इसके लिए इसको 9वीं अनुसूची में डाल दो, भूमि वाला कानून में, ताकि बक्सा कभी फिर निकले नहीं। तो इन लोगों ने ऐसा फैसला किया। जब इन लोगों ने ऐसा फैसला कर लिया तो बिल पास होके गया किसके पास? APJ अब्दुल कलाम के पास। कलाम साहब कहे कि एक आदमी के पास एक पद होना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश में काबिल लोगों का बहुत अभाव है, ठीक है, इस पर आप विचार कीजिए, हम इस बिल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि सभी पार्टी की सहमति थी, सारे चोर चोर मौसेरे भाई एक साथ हुए थे, तो ऐसे में जब ये बिल फिर से लोकसभा से राज्यसभा से पास करके भेजा गया, तो ऐसे में APJ अब्दुल कलाम ने उस बिल पर मंजूरी, और जब उनके द्वारा बिल पर मंजूरी प्रदान कर दिया गया तो इनके पद बच गए। ये लाभ की पद की कहानी है। लाभ के पद की व्याख्या नहीं है संविधान में, ये उसी भारत के दार्शनिक फिलोसफी पर आधारित है कि चोर खीरा का हो या चोर हीरा का हो, चोर क्या होता है? चोर हीरा। ठीक है, ये इस बात पर लागू हुआ, जैसे सोमनाथ के ऊपर जब सोमनाथ चटर्जी थे तो उनको विश्व भारती विश्वविद्यालय से किसी प्रकार का कोई सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन अगर वो आते थे एयरपोर्ट पर, उनको गाड़ी रिसीव कर रही है, ले जा रही है, चाय चुस्की पिला रही है, बर बिस्किट खिला रही है, तो भाई 5 रुपया खिला रहे, लेकिन आप दूसरे पद पर लाभ तो ले ही नहीं रहे हैं। लाभ एक बिस्किट का है कि 1 करोड़ के सोना वाला बिस्किट का है, कि मायने नहीं रखता है। लाभ लाभ तो ये बात आप लोग समझ गए, ये लाभ के पद में कितना। इसके अलावा ये भी है कि राष्ट्रपति पद पर जाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की कोई समस्या से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन के दूसरे भाग पर मैं चर्चा करता हूं। दूसरा भाग है निर्वाचक मंडल। तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, इसके बारे में लोग बोलते हैं 2 आते हैं, एक संसद और एक विधानमंडल होते हैं ना जी। संसद लोकसभा और राज्यसभा से बनती है, विधानमंडल MLA एवं MLC से बनता है, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा? पहला पॉइंट देखो, जनरली जो सदस्य होते हैं वो 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और दूसरा मनोनीत। ठीक है, अब इसमें आते चले जाओ। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543। लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, इनका नंबर है 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है। लोकसभा के बाद आ जाओ
राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, कितने होते हैं 233, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, कितने होते हैं 12।